हम लोगों ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है, दैट इज अनीमिया। अनीमिया क्या है? अनीमिया एक डिजीज है। अनीमिया में क्या होता है, हम लोग मोस्टली ये वर्ड जो है सुनते रहते होंगे कि ये पर्सन अनेमिक है, या डॉक्टर हमें कह देता है भाई आपका एचबी लेवल कम हो गया। तो अक्सर लोग इसको मिस प्रोनाउंस भी करते हैं, इसको कह देते हैं खून की कमी। मतलब नॉर्मली हम लोग जो है घरों वगैरह में या फिर डिफरेंट जगहों के ऊपर ये सुन लेते हैं, कोई बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको समझाने के लिए उस पर्सन को उसके लेवल पे जाके बात कर दी कि भाई इसको खून की कमी है। एक्चुअल में अनीमिया क्या है? अनीमिया के अंदर जो है, हमारी हमें पता है बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर, 5.5 लीटर तक खून है। तो अनीमिया के अंदर वो लीटरों में खून नहीं कम होता, बल्कि आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जिसने एक्चुअल में क्या करना है, काम करना है, जिसने एक्चुअल में जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करनी है, वो एचबी जो है, वो हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। ब्लड कम नहीं हो रहा, खून की कमी नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है, आपके एचबी के लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आपकी जो है डिफरेंट एज एज के ऊपर और डिफरेंट जेंडर के साथ एक स्पेसिफिक रेफरेंस लेवल है एचबी का, वो फुलफिल होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप अनीमिक हो। अब किस हद तक हो, ये उस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अनीमिया क्या है? द डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल ऑफ द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। के जेंडर और एज के ऊपर डिपेंड करता है कि रेफरेंस लेवल क्या है। अब इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें, इस डायग्राम के अंदर इन्होंने ना कुछ बेसिक सिम्टम बताए हैं जो कि ऑलमोस्ट तमाम टाइप्स ऑफ अनीमिया के अंदर होते होंगे। अब एनीमिक पर्सन के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं हीमोग्लोबिन लेवल के कम होने की वजह से। अगर हम राइट साइड पे देखें तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या होगा? फटीग, डिजीनेस, फेंटिंग, मतलब आप बेहोश भी हो सकते हो। ब्लड वेसल्स, आपका बीपी कम हो जाएगा। हार्ट पैल्पिटेशंस होंगी, रैपिड हार्ट रेट, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक। इतना एडवर्स लेवल तक अनीमिया आपको लेके जा सकता है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। स्प्लीन जो है वो आपकी इनलार्ज हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आईज आपकी येलो हो सकती हैं। जस्ट आपकी आईज जो हैं, जॉइंटस में येलो नहीं होती, एनीमिया में अंदर भी येलो हो सकती हैं। और बहुत सिवियर अगर एनीमिया हो जाए, अगर एचपी लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है, तो आपकी आईज रेड भी हो सकती हैं। स्किन की अगर बात करें तो स्किन पेल हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, ठंडी रहेगी, येलोइंग होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट आता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, आपको कमजोरी कमजोरी फील होती है, आपको थकावट फील होती है। और इंटेस्टाइन्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है कि जो आपका स्टूल का कलर है, जो आपकी फीसिस का कलर है, वो बदल जाता है। अब डिफरेंट टाइप के अनीमिया हैं। एक है ब्लड लॉस अनीमिया। ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर एक्यूट पोस्ट हेमरेज एनीमिया और क्रॉनिक हेमरेज एनीमिया आता है। ब्लड लॉस एनीमिया के अंदर क्या है कि अनीमिया क्यों हुआ है? कि कोई सर्जरी हुई है, या कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा हुआ है, या कोई अल्सर है, कोई पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको ब्लड लॉस हुआ है। आपके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी ब्लड लॉस की वजह से हुई है, जो कि एक स्पेसिफिक कोई वजह है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है। फिजिकली तौर पर आपका ब्लड कम हुआ है, जो आपका 5 से 5.5 या 4.5 लीटर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद है, वो ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड लॉस दो तरीके से हो सकता है, एक अक्यूट मतलब सडन। अक्यूट मींस सडन। सडन कैसे होगा? या तो सर्जरी, सर्जरी हुई है तो उसी टाइम पे जो ब्लड लॉस हुआ है सर्जरी के दौरान, या फिर कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी उस टाइम पे। फिर क्रॉनिक की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कोई ऐसी डिजीज है जैसे अल्सर, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। या लॉन्ग टर्म जो है आपकी पेट में कीड़े हैं, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, क्योंकि वो आपके ब्लड को सक कर रहे हैं। मेलिग्नेंसी होती है, कैंसर, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब आपकी कॉन्टिन्यूस कहीं ना कहीं बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, बाहर निकल रहा है ब्लड। एक और तरह का नीमिया है, दैट इज इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। मतलब जो आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाए। आपके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर वो टूट जाएंगे तो उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन भी इनफेक्टिव हो जाएगा।
तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आपके हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो रहा है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आपके हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा और आपको एनीमिया हो जाएगा। फिर तीसरी चीज, तीसरी वजह क्या है? नंबर वन ब्लड लॉस था, नंबर टू इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी था, नंबर थ्री आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल बना तो रही है लेकिन इम्पेयर्ड बना रही है, मतलब ठीक नहीं बना रही। तो इसकी काफी वजूहात हो सकती हैं कि डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, या मेच्योरेशन रेड ब्लड सेल्स की नहीं हो रही, वो ठीक से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर किसी और वजह से हो सकता है। किस वजह से? एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, या प्योर रेड ब्लड सेल अप्लेसिया। अब ये डिजीजेज हैं, इन डिजीजेस के केस के अंदर रेड ब्लड सेल जो है वो ठीक से मच्योर नहीं हो पाते, ठीक से मच्योर नहीं हो पाएंगे तो उनके अंदर जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और उनका काम क्या है? उनके अंदर जो मौजूद हाइमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करनी है, गैसेस की। ड्यू टू एनी एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो होते हैं वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। ड्यू टू रीनल फेलियर, रीनल फेलियर की वजह से कोई आपको रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अंदर इंपेयरमेंट आ रही है। अच्छा, इसके अंदर ना एक तो ये डिजीज थी, दूसरा जो है डिस्टरबेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सेल्स, के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ठीक से प्रोलिफरेट और मैच्योर नहीं हो पा रहे, ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे, अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर नहीं जाए जा रहे। इनकी तीन वजह। एक ये वजह है कि जो हीमोग्लोबिन बना है वो डिफेक्टिव है। एक ये वजह है कि जो डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस हुई है। एक ये वजह है कि एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बन गया। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बनेगा तो इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा तो हीम की सिंथेसिस ठीक से नहीं हुई तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। ग्लोबिन की सिंथेसिस ठीक से नहीं हुई तो थैलेसीमिया होगा। हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं ना, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है कलर, ग्लोबुलिन क्या है या ग्लोबिन क्या है प्रोटीन। तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पे दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हीम गलत बना या ग्लोबिन गलत बना। हीम गलत बनेगा तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, ग्लोबिन गलत बनेगा तो थैलेसीमिया। बड़ा हम लोग कॉमनली ये बीमारी सुनते भी हैं। उसके अलावा जो है अगर हम लोग डीएनए सिंथेसिस डिफेक्टिव देखें तो डीएनए सिंथेसिस कैसे डिफेक्टिव होगी? आपकी बॉडी को सेल बनाने के लिए बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था पहले, एरिथ्रोपोइसिस। तो उसमें विटामिन B12 फॉलिक एसिड वगैरह भी लिखे हुए थे। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 फॉलिक एसिड नहीं है तो उसकी वजह से ये डेफिशिएंसी आ सकती है। और इस केस में इस एनीमिया को कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या कहते हैं? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये सारी क्लासिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी है। एनीमिया तीन तरह का था: ब्लड लॉस, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। ब्लड लॉस एक्यूट था और क्रॉनिक था। ये टेबल आप लोगों ने देखना है, सॉरी ये डायग्राम। डायग्राम एक्यूट क्रॉनिक इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में देखें, आयरन डेफिशिएंसी, मेगैलोब्लास्टिक, क्रॉनिक डिजीज, ए प्लास्टिक। और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल, एक्सट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल। इंट्रिंसिक टू रेड ब्लड सेल का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन रेड ब्लड सेल के अंदर ही कोई चीज़ है जिसकी वजह से हो रही है, जो कोई एंजाइमेटिक हो सकती है, कोई मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो सकता है, या एक्सट्रिंसिक में बाहर से कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है और रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो रही है। और वो कौन सा हो सकता है? कोई फिजिकल कोई चीज आपके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, कोई केमिकल कंपोनेंट आपके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या कोई ऑटोइम्यून चीज है जो कि आपकी रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। ये डायग्राम के अंदर जो आपके सिम्टम्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। देन हम लोग एक एक करके जो है पढ़ लेते हैं एनीमिया की टाइप्स को। ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी टाइप है, द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट काउंट आर डिक्रीज ड्यू टू बोन मैरो अप्लेसिया। अब बोन मैरो अप्लेसिया क्या है? डिफेक्टिव जो है, ये कंजेनिटल डिजीज होती है। कंजेनिटल डिजीज है, क्या चीज है कि आपका जो बोन मैरो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता। बोन मैरो ठीक से काम नहीं करेगा तो आपके बोन मैरो से जो सेल्स बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स भी, व्हाइट ब्लड सेल्स भी और प्लेटलेट्स भी,
वो ठीक नहीं बनेंगे। ठीक है, या तो कंप्लीटली तौर पे बनना बंद हो जाएंगे, या फिर जो बन रहे हैं वो कंप्लीटली तौर पे फंक्शन नहीं करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये कंजेनिटल होता है, ये मोरूसी है, ये आपको जेनेटिकली जो है आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके, कंजेनिटल भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये आप खुद से भी एक्वायर कर सकते हो। और कैसे, कोई भी केमिकल फैक्टर आ सकता है, कोई रेडिएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपने ये अनीमिया एक्वायर कर लिया है, या फिर कोई ड्रग्स की वजह से आप एप्लास्टिक अनीमिया का शिकार हो सकते हो, केमिकल्स की वजह से हो सकते हो, रेडिएशंस की वजह से हो सकते हो, या कोई और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको ये अनीमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी में आपको ये हो सकता है। और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो सकता है, आपका जो रहन सहन है वो इस मेयार पे नहीं है कि आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे हो सकें, आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं न्यूट्रिएंट्स की, या जो नीड है तमाम केमिकल्स की, या जो नीड है बॉडी सेल्स की, वो पूरी हो सके। ये कॉजेज हो गए। यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं जिनकी वजह से ये बीमारी होती है, कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं जिनकी वजह से बीमारी होती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो डिक्रीज आरबीसी जो है काउंट हो जाएगा, रेड ब्लड सेल कम हो रहे हैं। उसके अलावा हेमरेज स्पॉट इन द स्किन, स्किन के अंदर जो है स्पॉट्स होंगे, धब्बे होंगे, जगह जगह पे ना रेड स्पॉट्स आ जाएंगे। गम्स से ब्लीडिंग आएगी, आपके सूड़ों से ब्लीडिंग आएगी। एपिस्टेक्सिस होता है, आपके नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनके टूटने की वजह से। फीवर हो सकता है, अल्सर हो सकता है इन द ओरल कैविटी। और ये क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया, आपके जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। ठीक है, ये है सिम्टम्स कि इस अनीमिया में कौन से सिम्टम्स आते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर लें, या इतनी एग्रेसिव अप्रोच नहीं कर सकते, अगर आपको मैच नहीं मिल रहा बोन मैरो का, तो फिर रेड ब्लड सेल्स कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं। आपको रेड ब्लड सेल की भी ट्रांसफ्यूजन मिलती रहती है, आपको प्लेटलेट्स की भी ट्रांसफ्यूजन जरूरी है, उसके अलावा आपको डिफरेंट एंटीबायोटिक्स मिलती हैं और स्टेरॉइड्स मिलते रहते हैं। लेकिन लास्ट में जो परमानेंट सोल्यूशन है जिससे आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्योंकि बोन मैरो ही नहीं ना काम कर रहा, अगर बोन मैरो नहीं काम कर रहा तो बोन मैरो को ठीक करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। अच्छा, हम ये डिजीज के रिलेटेड सबसे पहले हमने डिजीज की डेफिनेशन देखी, डिजीज कॉज कौन कर रहा है, दूसरी हेडिंग कॉज देखा, तीसरी सिम्टम्स एंड देन ट्रीटमेंट, ये चार हेडिंग्स हैं टोटल। अब हर एनीमिया की यही चार हेडिंग्स हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ये है क्या, इंट्रोडक्शन, देन कॉजेस ये होता कैसे है, देन क्लिनिकल फीचर्स इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, एंड देन ट्रीटमेंट। ये हेडिंग्स है बस चार, हर एनीमिया में आएंगी। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक नाम मेगा। ठीक है, तो जो आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या होता है, बड़े हो जाते हैं, जो उनकी बायकनकेव शेप थी वो भी फिर बदल जाएगी। तो मेगैलोब्लास्टिक के अंदर आपके जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। साइज भी बढ़ जाएगा, शेप भी खराब हो जाएगी। यहाँ पे डायग्राम में भी देखें, छोटा सा सेल बना हुआ है, फिर इसको इतना बड़ा कर दिया, छोटे से सेल की शेप जो है वो नॉर्मल है, बड़ा सा कर दिया, उसकी शेप भी अब नॉर्मल कर दी है। अब इसकी दो वजह हैं, कैसे हो सकता है, लैक ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी की वजह से, एंड लैक ऑफ फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। इन दो वजहों से ये बीमारी हो सकती है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। अब कॉजेस, डिजीज को सबसे पहले हम लोगों ने बताया क्या है, अब देन उसके कॉजेस। कॉजेज क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आपने जो है खाना कम कर दिया, खाने की सूरत के अंदर आपने बॉडी के अंदर विटामिन B12 लेना खत्म कर दिया। विटामिन B12 आपकी बॉडी में कैसे एंटर होता है, मीट के अंदर होता है, एग्स के अंदर होता है, उसके अलावा आपकी कुछ सी फूड के अंदर होता है, आपके चिकन पोल्ट्री, इन चीजों के अंदर होता है। तो अगर आप ये चीजें नहीं कंज्यूम कर रहे तो आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 एंटर नहीं कर पा रहे। तो अगर आप विटामिन B12 अपनी फूड से नहीं एंटर करेंगे तो लैकिंग से क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, आप अपनी डाइट से नहीं ले पा रहे, और अगर आपने अपनी डाइट से ले लिया फिर भी आपकी बॉडी के अंदर वो नहीं आ रहा, तो क्या है दूसरी वजह,
एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, आपकी इंटेस्टाइन से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। अब नेक्स्ट जो है, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी में क्या आता है कि गैस्ट्रेक्टमी हुई है, पर्निशियस एनीमिया है जिसकी वजह से ये लेवल कम है, गैस्ट्रेक्टमी हुई है, आपके किसी ना किसी जो है स्टमक को या तो रिमूव किया गया है, या गैस्ट्रेक्टमी एक बहुत वाइड टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, ये तो या तो फिर स्टमक रिमूवल भी आ जाता है या फिर और भी चीजें आ जाती हैं जिसमें आपके जीआईटी को ही जो है कट करके उसके ऊपर ऑपरेट किया जाता है। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, अब इसमें क्या है, डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम, आपकी जो इलियम है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर कोई इशू है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। ये आगे इन्होंने कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं, न्यूप्लाज्म, नॉन ट्रॉपिकल फ्लू, ग्लोमेरुलस डिसऑर्डर्स। या फिर यहाँ पे एक और वजह भी बता रहे हैं कि कंपटीशन फॉर विटामिन बी 12, या तो फिर कोई डिजीज हो, कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई जो है वर्म है, पेट में कोई टेप वर्म वगैरह है, कोई इन्फेस्टेशन है पेट में कीड़ों की, उसकी वजह से ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा विटामिन बी 12, क्योंकि आपका जो कीड़े वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या कोई बैक्टीरियल ब्लाइंड लोम सिंड्रोम हो जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही बॉडी के अंदर, विटामिन बी 12 आप कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी के अंदर नहीं एंटर हो पा रहा। विटामिन बी 12 इतना जरूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, रेड ब्लड सेल्स, ये देखें डायग्राम बनी हुई है पेज के ऊपर, इसको गौर से देखें कि मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए जरूरी है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की के लिए बहुत जरूरी है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो है के लिए बहुत जरूरी है आपका विटामिन बी 12। अब ये हम लोगों ने ऊपर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के फैक्टर्स देखे, आगे हम लोग फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, इसमें क्या होगा, वही चीज कि एक तो आप खा ठीक से नहीं रहे, मतलब आपकी जो फूड आइटम्स ले रहे हैं उसके अंदर आप डाइट में इंटेक नहीं ठीक कर रहे, या फिर दूसरी वजह आप डाइट में इंटेक कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, मैल एब्जॉर्प्शन। ये दो फैक्टर्स हैं। या फिर तीसरा एक फैक्टर और भी है, और वो क्या है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बदल गई है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा मांग रही है और आप उसको उस तरीके से कंज्यूम नहीं कर पा रहे। जैसे जो है इन इन केस ऑफ फीमेल्स, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो फिर डॉक्टर जो हैं वो सप्लीमेंट्स देता है फॉलिक एसिड के। इन केस ऑफ इन्फेंसी, बच्चों के में रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो फिर उनके फूड आइटम ज्यादातर उनको ऐसे दिए जाते हैं जिसके अंदर ये ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। और इंक्रीज हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस क्या था, ब्लड का बनना, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। तो जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रोडक्शन चाहिए तो फिर हमें ज्यादा फॉलिक एसिड भी चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल ने बनना, रेड ब्लड सेल को फॉलिक एसिड चाहिए। तो इन केसेस के अंदर जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो फिर हमें ये चीजें ज्यादा चाहिए। अदर केसेस, अदर केसेस के अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि जो है इम्पेयर कर देते हैं डीएनए मेटाबॉलिज्म को, बट कैप्टोप्यूरिन, फ्लोरोयूरासिल, साइटोसिन, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि क्या करेंगे, डीएनए की मेटाबॉलिज्म को इम्पेयर कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में देखें कुछ ऐसी फूड आइटम्स सिखाई हुई हैं जिसके अंदर फॉलिक एसिड ज्यादा होता है, जिसके अंदर बीन्स आ रहे हैं, लेग्यूम्स आ रहे हैं, सिट्रस फ्रूट आ रहा है, उसके अलावा जो है और भी काफी चीजें आ रही हैं। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर ये होता है कि जो आपके गैस्ट्रिक जीआईटी जो आपका है, उसकी जो म्यूकोसा है, उसकी जो इनर लाइनिंग है वो खराब हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो विटामिन बी 12 है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। पर्निशियस एनीमिया में क्या है, एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाएंगे, और अगर वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं बन पा रहे तो आपका विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। कॉजेस क्या हैं इसके, वही जो कि मेगैलोब्लास्टिक के थे, क्योंकि मेगैलोब्लास्टिक भी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा था। तो ये जो विटामिन बी 12 वाले इसके अंदर कॉजेज हैं वो आपने सारे इसके अंदर लिखने हैं। पेपर में ये नहीं लिख देना वो जो मेगैलोब्लास्टिक वाले थे, नहीं, आपने ऊपर वाले लिख के बताने हैं, क्योंकि मेगैलोब्लास्टिक के तो दो थे ना, एक
फॉलिक एसिड की कमी और एक विटामिन बी 12 की कमी, हमने इतने ज्यादा पढ़े हैं अभी। विटामिन बी 12 की कमी के नीचे हमने इतने ज्यादा पॉइंट्स पढ़े हैं, फिर फॉलिक एसिड की कमी के नीचे हमने इतने ज्यादा पॉइंट्स पढ़े हैं। क्लिनिकल फीचर्स मतलब सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? अब इसके अंदर ना, एक तो अगर आप लोगों को वैसे सिम्टम्स भूल जाते हैं ना, तो आप लोगों ने ना जो ऊपर जनरल सिम्टम्स थे ना, आप वो भी लिख सकते हो। क्योंकि ये जनरल सिम्टम तो हर अनीमिया में होते हैं। ये ऊपर डायग्राम में जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, वहां पे एक फुल ह्यूमन बॉडी बनी हुई थी, और उसके चारों तरफ जो है ना, ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं। अगर आपको कुछ सिम्टम्स भूल जाते हैं तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि हर अनीमिया के कुछ स्पेसिफिक 2-3 सिम्टम्स आपको आते हों। जैसे डिसिप्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिंकोपी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको अंडरलाइन कर लें, सिंकोपी, डिसिप्निया, वेट लॉस, वीकनेस, और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो जाती है। उसके अलावा जो आपकी टंग है उसके ऊपर भी एबनॉर्मल इफेक्ट्स आते हैं, और आपकी स्प्लीन जो है वो पैल्पेबल हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसमें? हाइड्रोक्सीकोबालामीन का 1000 मिलीग्राम का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू अ टोटल ऑफ 4000 to 6000 माइक्रोग्राम ओवर द कोर्स ऑफ 3 वीक्स आप दे सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जो है 1000 माइक्रोग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्सीकोबालामीन इज नेसेसरी फॉर एवरी 3 मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट लाइफ। हर 3 महीने बाद आपको 1000 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन लगेगा। फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया, नाम ही बता रहा है कि वो एनीमिया जिसमें फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाएगी। आपकी बॉडी फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी दो तरीके से हो सकती है, एक तो आप फूड के थ्रू ले नहीं रहे, दूसरा आप जो ले रहे हो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। कॉजेज क्या हैं? कॉजेज वही हैं जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में लिखे हुए थे। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में अभी हमने बी 12 के देखे थे, ये जो कि आपने परनीशियस में लिखने हैं। फिर ये फॉलिक एसिड एनीमिया वाले भी लिखे हुए थे, ये सारे आपने उसमें लिख लेने हैं, ये वाले, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ। आपने पेपर में नहीं लिख देना कि वो जो उसमें लिखे हुए थे वो जाके देख लो, आपने वो लिख के बताने हैं। क्लिनिकल फीचर्स देखें, मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है, उसके सिम्टम्स नहीं नजर आते। और लेकिन अगर इन केस ऑफ सीवियर जो है प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम के अंदर जो है डेफिशिएंसी के अंदर जो है मैल नूरिश पेशेंट होता है, वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, बहुत ज्यादा पेशेंट थकना शुरू हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा इंसोम्निया, उसको नींद ठीक से नहीं आएगी। अच्छा, अब इस देखें इसमें सॉर टंग और चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है? आपके ना लिप्स के साइड के ऊपर जो है कट्स लगना शुरू हो जाते हैं, आपके माउथ के ऊपर कट लगना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर से जो है पहले तो वो स्किन वहां पे ज्यादा बनती है, फिर आप स्किन को छीलो तो उधर से खून निकलता है। दिस इज चिलोसिस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज इसके केस में नहीं आती। ट्रीटमेंट देखें, डेली डोज ऑफ 5 mg ऑफ फॉलिक एसिड ऑरली, आप जो है फॉलिक एसिड को ऑरली लें। ठीक है। उसके अलावा इन केस ऑफ हाई डिमांड, अगर आपको पता है कि बॉडी की डिमांड बढ़ने लगी है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन एंड और इन अदर फैक्टर्स, तो उनमें आप प्रोफाइलेक्टिक ले सकते हो। मतलब बीमारी होने से पहले जो है वो आप इसको लेना शुरू कर सकते हो। इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी के साथ ये वेल टॉलरेटेड है। बॉडी इसकी एक्सेस अमाउंट को जो है वो एज अ डिजीज नहीं कंसीडर करेगी, उसके लिए कोई एग्रीवेटेड रिस्पॉन्स नहीं देगी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे आपको नाम बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है आयरन की कमी हो जाएगी। अब आयरन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है? आपका जो हीमोग्लोबिन था उसमें एक आयरन मॉलिक्यूल होता है, तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए फिर आयरन की भी बड़ी जरूरत हुई। तो आयरन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ। अब कॉजेज देखें, कॉजेज क्या है? लो इनटेक, या सेकेंड इज नंबर 1 लो इनटेक, नंबर 2 इंक्रीज डिमांड। आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ गई है। किन केसेस के अंदर बनती है? बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में, लैक्टेशन के केस में, जब वो माँ बच्चों को दूध पिला रही होती है तब, या इन केस ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम के ऊपर भी
जो है आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। मेल अब्जॉर्प्शन, आप खा तो रहे हो लेकिन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो ये कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से भी आप एक दो याद कर लें। सीलिएक डिजीज हो गई, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पार्शियल या कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी हो गई, एक्यूट या क्रॉनिक ब्लड लॉस, सडन या लॉन्ग टर्म ब्लड लॉस के केस के अंदर भी जो है आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। जैसे कोई अल्सर हो गया, कोई आपके पेट में कीड़े हैं, हुकवर्म इन्फेक्शन है, कोई आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर लिखा हुआ है, इसको डिसऑर्डर कर लें। कोलिनोकार्सिनोमा, या आपका कॉलन कैंसर होता है इंटेस्टाइन का। फीचर्स, सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें? क्या आएगा? फटीग, वीकनेस, पैलर कंप्लेक्शन, मतलब आपको जो है ओवरऑल स्किन जो है वो पेल हो जाएगी। उसके अलावा एपिथेलियल चेंजेस, आपकी स्किन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, शायद वो थिन हो जाए, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, वो जल्दी टूट जाएंगे। उसके अलावा आपके स्पून शेप नेल हो जाएंगे, आपके बाल भी बहुत ज्यादा टूटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो टंग है, आपकी जुबान के ऊपर भी अट्रॉफी आएगी, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। डिस्फेजिया हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट क्या है? ऑरल आयरन दे सकते हैं, फेरस सल्फेट की शक्ल में मिलता है। डोज क्या है? 600 मिलीग्राम डेली। लेकिन ज्यादातर पेशेंट जो है वो आयरन की मेडिसिन जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इस वजह से फिर उनको पेरेंट्रल इंजेक्शन देने पड़ते हैं। पेरेंट्रल जब आप आयरन देते हो तो वो आयरन डेक्स्ट्रॉन की फॉर्म में आप बॉडी के अंदर एंटर करवाते हो। उसका डोज कितना होता है? 50 to 250 mg। और इसका इंजेक्शन आपको कैसे लगता है? मस्कुलर इंजेक्शन लगता है। इट इज बेटर टू गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन केस व्हेन द एचबी लेस देन 5 mg। अगर एचबी बहुत ज्यादा कम हो गया है तो फिर आप आयरन देकर बॉडी को खुद से ब्लड बनाने या हीमोग्लोबिन बनाने या रेड ब्लड सेल बनाने का जो टाइम दे रहे हो, उतना टाइम नहीं होता। अगर आपका 5% से कम हो गया, 5 मिलीग्राम से कम हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? आप बॉडी को ट्रांसफ्यूजन देके इतना तो स्टेबल करो कि वो एटलीस्ट बाद के टाइम के लिए बना सके ब्लड। आगे हमारे पास है हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया जो है, हीमो मींस ब्लड, लिटिक टूटना, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है। ये वो अनीमिया की टाइप है जिसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये हेरिडिटरी कंजेनिटल भी हो सकता है, या आप किसी और फैक्टर की वजह से एक्वायर्ड भी हो सकता है। आपने किसी लाइफ टाइम में कोई ना कोई केमिकल से एक्सपोजर है, किसी मेडिसिन से एक्सपोजर है, जिसकी वजह से आपको ये अनीमिया हो रहा है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? टूटना शुरू हो जाते हैं, रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, वो टूटेगा, उसका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। हीमोग्लोबिन एनीमिया में जो है, सॉरी, हीमोलिटिक एनीमिया में आगे इन्होंने ये डायग्राम में इनहेरिटेड और एक्वायर्ड बताया कि अगर आपको आ रहा है, जेनेटिकली आपके अंदर आया है, तो वो सेलुलर होगा, सेलुलर लेवल के ऊपर होगा। और ये आगे बताए हैं कि उसके अंदर क्या क्या वजह हो सकती हैं। कोई एंजाइम डेफिशिएंसी हो सकती है, और या फिर कोई डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, स्फीरोसाइटोसिस हो सकता है, आपका जो रेड ब्लड सेल है उसकी शक्ल ही सफेद टाइप की हो सकती है। ठीक है। और आगे इन्होंने काफी नाम, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो उसकी वजह बताई हुई है। मलेरिया की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है, किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, किसी ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है, तो डिफरेंट वजहों की वजह से ये हो सकता है। तो ये दो चार इसमें से, और दो चार इसमें से आप याद कर लें। कॉजेस की अगर हम बात करें तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर, कॉर्पसल होता है, सेल को कॉर्पसल भी कहते हैं। ठीक है। abnormalities के सेल के अंदर कोई abnormalities हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक इसमें बताया है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का मतलब है कि आपका जो रेड ब्लड सेल है वो सफेद शक्ल का होगा। क्यों होगा? वैसे क्या होता है, बाइकनकेव। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर जेनेटिकली तौर पे ही आपके सफेरिकल तरह के रेड ब्लड सेल बन रहे हैं। दूसरा सिकल सेल एनीमिया, इसमें सेल की शेप देखें, सिकल की तरह होती है, इसमें भी रेड ब्लड सेल की शेप बदल गई है, पर डायग्राम में देखें।
और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, कौन किस चीज की कमी होती है, अभी हमने थोड़ा सा पीछे इसको पढ़ा था। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर abnormalities, ये जो हमने एक्स्ट्रा सेलुलर abnormalities पढ़ी हैं ये हैं। इसमें जो है एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई टॉक्सिन सकता है जो सेल के बाहर है। किस वजह से ये बीमारी हो रही है, किस वजह से रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं, वो वजह सेल के अंदर नहीं है बल्कि सेल के बाहर है। वो कौन सी हो सकती है कि आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, इसकी कमी हो सकती है। ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस में बड़ी हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी सेल को। मलेरिया की वजह से भी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनका हेमोलिसिस होता है। और कोई और भी वजह है, जैसे कोई भी ऐसी दवाई ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी रेड ब्लड सेल टूट रहे हैं। आगे है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, कंजेनिटल है, आपको पेरेंट से मिलता है, आपकी जीन्स में ये होता है, जिसकी वजह से आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाइकनकेव शेप से किस शेप में आ जाते हैं, सफेयर शेप में आ जाते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी अफेक्टेड हो जाती है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इस तरीके से अफेक्ट होती है कि उसका जो सारा सोडियम है ना वो सारा सेल से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो अपनी शेप बदल लेगा और अब स्फेरिकल बन जाएगा। जो पहले बायकनकेव नॉर्मल शेप थी वो क्या हो जाएगी, सफेयर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल की परमेबिलिटी इफेक्ट हो रही है और सेल के अंदर से तमाम का तमाम सोडियम जो है वो पंप आउट कर दिया जा रहा है। ये नॉर्मल शेप तो नहीं है। अगर ये नॉर्मल शेप नहीं है इसकी, तो ये क्या है, एबनॉर्मल शेप के साथ रेड ब्लड सेल उस तरीके से काम नहीं कर पाते और इस वजह से लास्ट स्टेज क्या आती है, हेमोलिसिस, रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इसकी क्लिनिकल फीचर्स यही हैं कि जॉइंडिस हो सकता है, इंटरमीडिएट अटैक्स ऑफ जॉइंडिस थोड़ी थोड़ी देर बाद होगा, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, लेग